हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल क्रिप्टो क्लासेस पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में एक सवाल आया कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो गाइस, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो है एक काइंड ऑफ ब्रिज का काम करता है आपके क्वेश्चन और आंसर तक के बीच का। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आप फिज़िक्स में देखते हो तो कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हो, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए आपको बीच में मैथमेटिक्स का कुछ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें कि आपका इंटीग्रेशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें, है ना। छोटी छोटी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन गाइस इसको भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। खासकर जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें वो लोग भूल चुके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में हम लोग क्या करेंगे, सारी बेसिक चीज़ें जो कि हमारे काम की चीज़ें होंगी उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एलजेब्रा में हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो ये होती है एलजेब्रा में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो गाइज इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक एग्जांपल ले लो तो 4x+2, और भी तरह के एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 4x+4y है, ये 2 है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, और भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि 4x+y+z। ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे एक्सप्रेशन हैं, ये सारे क्या हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा और समझने के लिए हम लोग चलिए एक को उठा लेते हैं, जैसे 4x+2 को देखते हैं। तो 4x+2 में आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को चेंज करोगे वैसे वैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। मान लेते हैं इधर x की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं और यहाँ पे 4x+2 एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखने वाले हैं। तो x=0 पुट करोगे तो 4x+2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। x=1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। x=2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 2 + 2 मीन्स हो जाएगा 8, मतलब ये 10 बन जाएगा। तो x की कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाओ उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलती चली जाएगी, है ना। मतलब अगर x की वैल्यू अगर आप इन्फानाइट रख रहे हो, मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ रख रहे हो x की, तो इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आने वाली है किसकी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ओके, तो उसी तरीके से गाइस अब हम लोग समझते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये बेसिक आइडिया आपको आई थिंक हो गया होगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में कुछ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। मान लेते हैं 4x+2 है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग इक्वेट करने वाले हैं 0 से। इसको हम इक्वेट करने वाले हैं 0 से। 0 भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ना, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि x की वैल्यू के लिए क्या, अलग अलग x की वैल्यू के लिए हमारा जो इक्वेशन है क्या वो वैलिड है कि नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है 4x+2 क्या आने वाला है, देखो ये 2 देगा, जो कि नहीं है बराबर किसके, 0 के। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो देखो ये क्या वैल्यू देगा, 4 × 1 + 2 मीन्स 6, जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो अगर आप x की वैल्यू क्या करते हो, x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो -½ मान लो -½ पुट कर देते तो क्या होगा ज़रा देखो, 4 × -½ + 2, जो कि देखो यहाँ पे 2 से 4 गया इस तरीके से, तो ये आ गया 0। देखो 0 = 0 मीन्स यहाँ पे LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जिस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे थे कि x की जितनी भी वैल्यू ले लो, एक्सप्रेशन जो है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपनी चेंज करता चला जाता था, लेकिन ये एल्जेब्रिक इक्वेशन में ये वाली बात नहीं हो रही है। एल्जेब्रिक इक्वेशन में x की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एक ही वैल्यू के लिए इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब LHS = RHS हो रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशन में दो लोग होते हैं, जैसे 4x+2 जो एग्जांपल ले रहे हैं उसी की मदद से हम लोग समझते हैं। इसमें देखो ये जो टर्म है ये क्या है, ये दोनों को हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये क्या है, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ठीक है। ये जो टर्म होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, टर्म जो है दो तरीके के होते हैं। अब बोलोगे कौन कौन से सर? तो एक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, एक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट और एक को बोलते हैं वेरिएबल, एक को बोलते हैं वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? तो गाइस कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये फिक्स होती है, वैल्यू इज फिक्स्ड, ओके। दूसरी ओर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो x है 4x+2 में x जो है ये वेरिएबल है और 4 और 2 जो है ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा हुआ है इस तरीके से y इक्वल टू x प्लस z लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं? तो देखो यहाँ पे जो है x, z एंड y ये तीनों ही क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये दोनों ही क्या है, ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है, वेरिएबल है। मतलब x, y, z तीनों ही अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग x और z जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कब इंडिपेंडेंट बोलेंगे, कब डिपेंडेंट बोलेंगे? तो ध्यान से समझते हैं। अगर x की वैल्यू को आप चेंज करो, मान लेते हैं x की वैल्यू अगर 1 रखते हो और z की वैल्यू 0 रखते हो, तो y की वैल्यू क्या मिलती है आपको? 1 मिलती है। चलो दूसरी बार x की वैल्यू 1 रखो और z की वैल्यू 1 रखो, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। मतलब क्या है, x की वैल्यू और z की वैल्यू को चेंज करोगे तो y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है x और z पे, x और z की वैल्यू पे, है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और z जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई? तो चलिए एक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात मुझे बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है, जहाँ पे u एंड a जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है। मैंने बता दिया आपको पहले ही ये कांस्टेंट है और v एंड t जो है ये क्या है? वेरिएबल है। तो गाइज मुझे बताओ कौन सा v और t में कौन सा वेरिएबल जो है डिपेंडेंट होगा, कौन सा वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट होगा? तो आप बोलोगे u और a तो कांस्टेंट है, तो इन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। v जो है u और a पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब जैसे t को आप 0 पुट करोगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। t को अगर 1 पुट करोगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए हो जाएगा। मतलब t पे डिपेंड कर रहा है v, मतलब t जो है वो क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और v जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझना ज़रूरी है, ये एक बेसिक्स है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, एक ये और एक ये, है ना, एक ये और एक ये। तो गाइज एक बात मुझे बताओ, दो वेरिएबल और इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन तो 1 है, एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो क्या यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या, एक ही सोल्यूशन मिलेगा? जैसे कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हो, x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? y की वैल्यू क्या होगी बताओ ज़रा। तो आप सिंपल सा बात बोलोगे, x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 1 रखना पड़ेगा ना, राइट। अब उसी तरीके से x की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या रख दोगे? यहाँ पे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें 0। मतलब क्या है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये इन्फाइनाइट बन सकता है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना गाइज। जैसे कि अगर मैं ये वाली एग्जांपल लूँ कि x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x की एक ही वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड हो रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग इक्वेशन जो है अलग अलग बिहेवियर शो करती है, ठीक है। तो उतना हम लोग डिटेल में मैथमेटिक्स में नहीं जाने वाले, यहाँ पे बस इतना ही समझो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होती है। एक्स को चेंज करते जाओगे तो वाई को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब कहीं कहीं पे आपको दिया रहता है, अगर x प्लस वाई दे रखा है, मान लेते हैं कुछ a, ठीक है, जिसमें कि a जो है आपका कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का वो फाइंड आउट करना है, लेकिन इक्वेशन तो एक ही है। तो देखिए वेरिएबल जितना होगा, जितना वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ इक्वेशन के, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर होते हैं। अगर x और y आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, a जो है कांस्टेंट है, तो आपको एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप दोनों को कुछ कुछ मैथमेटिकल अरिथमेटिक तरीके से जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके आप अपना काम बना सकते हो, x और y को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस आपको ज़रूरत पड़ेंगी। चलिए, ये सारी बातें हो गई कुछ कुछ बेसिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस के बारे में। चलिए, अब जो है हम लोग थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n minus 2 and so on. Last term will be a n x की पावर 0 equal to 0 equal to 0। तो आप यहाँ पे देखो जो n डिनोट कर रहा है, ये n क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात कर सकते हैं, ये जो n होता है ये होता है नॉन नेगेटिव, ये होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ये, ठीक है। पॉलिनोमियल में जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है ना। मतलब x यहाँ पे क्या है, x जो है हमारा वेरिएबल है, तो x की जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी, ओके। और यहाँ से आप क्या बता सकते हो, n जो है वो आपको नंबर ऑफ रूट्स भी देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब ये रूट्स क्या होता है, तो गाइस अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू a के लिए, या आप यहाँ पे b ले लो, a हम लोग यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे x इक्वल टू बी के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये जो इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जा रहा है, तो जो b है वो रूट कहलाता है, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। और जो x माइनस बी है वो कहलाता है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री के बेसिस पे इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें हम बोलेंगे एक लीनियर इक्वेशन, दूसरा हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस कदर आपको दिखेगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता है, n जो होता है वो 2 होता है, मतलब इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होती है, जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो n इक्वल टू 2 होता है। यहाँ पे आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको n जो है वो 3 होता है, और यहाँ पे आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी,
तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये सारी बात। तो चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिटेल मीन्स जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है, और वो डिग्री जो है नंबर ऑफ़ रूट्स देता है। तो यहाँ पे n जो है 2 है, मतलब नंबर ऑफ़ रूट्स कितने मिलेंगे आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स भी मिलेंगे 2, ठीक है। लेट्स से द 2 रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो आप डायरेक्टली कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है ए बी सी, ये सारे लोग क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट बोल सकते हो या कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे लोग क्या है, कांस्टेंट है। तो अल्फ़ा बीटा जो है आपके कोफिशिएंट के टर्म्स में या कांस्टेंट के टर्म्स में लिखा जा सकता है कैसे, -b ± (√b² - 4ac अपॉन 2a), where b² - 4ac is called as d, or you can say it is denoted as d, which is known as discriminant. ओके गाइस। तो कई सारी किताबों में आपको d = b² - 4ac लिखा हुआ दिखेगा। थोड़ा और भी कुछ बातें हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपका आता है, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो आपको मिल जाता है वो c/a मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो डायरेक्टली, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ओके गाइस, समझ में आ रही बात? आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। तो आप फर्दर जो है इस एक्सप्रेशन को, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ax² + bx + c है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। एक ये भी तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, जिसमें कि अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत यूज़फुल रहने वाली है, ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल रहने वाली है गाइस। तो ये हो गया कुछ बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर आपको सवाल लगाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी उठा सकते हो 8th क्लास की, है ना, और उसकी कुछ क्वेश्चन सवाल ट्राई कर सकते हो जिसको जैसा मन है, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे, कई लोग बोलेंगे सर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ वगैरह की बातें हम लोग अगले सेशन में करेंगे, मतलब और भी जब ग्राफ का सेशन उठाएंगे तो उसमें थोड़ा सा देख लेंगे पैराबोला का ग्राफ वगैरह कैसा होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपके लिए इतना जानना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हम लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगले सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, लॉगरिथमिक और पावर्स के बारे में, मतलब इंडिसेस के बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज़ों के बारे में अगले सेशन में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ लाते रहेंगे और चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। चलो सभी लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले सेशन में पूरी एनर्जी के साथ।